जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिएगा। हर क्वेश्चन को नोट डाउन करके याद जरूर से कर लीजिएगा। 1 जुलाई से आप सभी का एग्जाम स्टार्ट है और अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। तो जितनी भी वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर आती हैं, उन सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देख के याद करते चलिएगा, ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। दोस्तों, हर वीडियो में मैं 25 में से 25 का एक टारगेट लेकर चलता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 25 में से कम दोस्तों आपको 17-18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं जीके जीएस में, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, हर क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? आपके ऑप्शन है जलालुद्दीन मकबरनी, गजनी का महमूद, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या फिर चंगेज खां। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने दोस्तों 1192 ईस्वी में क्या बोलते हैं उत्तर भारत को जीत लिया था। आप सभी को पता होगा कि मोहम्मद गौरी ने दोस्तों 1175 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। उसके बाद दोस्तों इसने 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण किया था, जरूर से याद रख लेना है। और दोस्तों एक आक्रमण इसका पूछा जाता है 1191 ईस्वी में, जो तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसने दोस्तों 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का फर्स्ट युद्ध लड़ा था, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी इस बात से माना नहीं, रुका नहीं। इसने दोस्तों 1192 ईस्वी में सेकंड युद्ध लड़ा तराइन का, फिर से पृथ्वीराज चौहान से, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था, जरूर से याद रख लीजिएगा। तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको जरूर से याद करके चलनी है। और यदि बात करें कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, जमींदारों के साथ। दोस्तों, जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त किया गया था। यदि मैं बात करूं किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रख लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में दोस्तों स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में दोस्तों यह शुरू किया गया था स्थायी बंदोबस्त, और इसमें दोस्तों जमींदारों के साथ ये किया गया था। तो इसको जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? यानी नरम दल और गरम दल बनाए गए थे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रख लेना है। और स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि ब्रिटिश जो अंग्रेजी वस्तुएं थे उनका बहिष्कार किया जा रहा था, और स्वदेशी को मतलब उपयोग करने की बात कही गई थी स्वदेशी आंदोलन में। और इसमें दोस्तों गरम दल की तरफ से समर्थक कौन थे? अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सभी दोस्तों स्वदेशी आंदोलन थे और स्वदेशी आंदोलन के गरम दल के सदस्य थे। इनका बात क्या था दोस्तों कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है कि मतलब स्वदेश की चीज़ों का उपयोग करना, ये पूरे देश में फैलाई जाए। लेकिन नरम दल के जो नेता थे वो चाहते थे केवल ये जो बात है ना, ये केवल गुजरात में ही रहे, बंगाल में ही रहे। तो इसलिए दोस्तों गरम दल और नरम दल में टूट गया था कांग्रेस, जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें
इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी हो जाता है, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने दोस्तों इसका नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान की शुरुआत की थी अप्रैल 1930 में। जरूर से आपको याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं कि नमक कानून बनाना शुरू किसने किया था, तो याद रख लेना है 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, दांडी मार्च की, जिसे दोस्तों नमक कानून के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, बांगर मिट्टी उसे कहा जाता है। बांगर मिट्टी क्या होती है? जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है उसे दोस्तों बांगर मिट्टी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? किसने दोस्तों अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाजी बेगम। हाजी बेगम दोस्तों हुमायूं की बेगम थी, याद रख लीजिएगा। और इन्होंने दोस्तों 1564 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1564 ईस्वी में मकबरे का निर्माण करवाया था। जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आपको जरूर से याद रख लेना है। और ये दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रख लेना सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। सबसे पूर्वी राज्य की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश आपको याद रख लेना है, और सबसे पश्चिमी राज्य की बात करूं तो गुजरात आपको याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ये चट्टानें दोस्तों क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों तरीके की हो सकती हैं, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे? क्षमादान करे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, या फिर अध्यादेश जारी करे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति है उसको यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। क्षमादान की शक्ति आपको याद होगा अनुच्छेद 72 के तहत की जाती है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति जारी करता है। तो ये सब चीजें आपको जरूर से याद कर लेनी है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जो भी दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली आप सभी के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स हिंदी के प्रैक्टिस सेट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि वह अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो 1/6 वैध मतों का 1/6 मत उसे ना प्राप्त हो तो वह अपनी जमानत खो देता है। तो जरूर से आपको याद रख लेना है 1/6 को।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की दोस्तों बात करूं तो आर्टिकल 81 में लोकसभा की बात की गई है। लोकसभा एक निचला सदन है, अस्थायी सदन है, इसे स्थगित किया जा सकता है। इसमें दोस्तों सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि मैं बात करूं कि इसकी आयु पूछ लेता है एग्जाम में कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति दोस्तों उत्तरदायी होते हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं संघीय मंत्री परिषद के मंत्री। जरूर से आपको याद रख लेना है। यदि मैं आर्टिकल की बात करूं तो 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। तो ये सब चीजें जरूर से आपको याद रख लेनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था दोस्तों 1989 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1989 ईस्वी में लाया गया था। और आर्टिकल 326 के तहत दोस्तों संशोधन किया गया इसमें, और क्या किया गया, 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किसके लिए दोस्तों? चुनाव में मतदान करने के लिए। तो जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून। यानी दल बदल कानून एग्जाम में पूछा जाता है किस अनुसूची में बताया गया है, तो याद रख लेना है 10वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची की बात करूं, संपत्ति की बात की गई है। 8वीं अनुसूची एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रख लीजिएगा भाषा। क्या दोस्तों? भाषाएं दी गई हैं, और कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं दोस्तों संविधान के अनुसार बताई गई हैं। तो जरूर से ये सब चीजें आपको याद रख लेनी है, एग्जाम में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। और दोस्तों इस योजना की शुरुआत की बात करूं तो याद रख लेना है 20 दिसंबर 2000। क्या दोस्तों? 20 दिसंबर 2000 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सब चीजें जरूर से आपको याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह कब हुआ है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? दोस्तों यदि आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन, क्या दोस्तों यदि आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जीके में कम से कम दोस्तों आपको 15 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हर बच्चा दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन जीके में अटेम्प्ट करके आएगा। आपको क्या काम करना है? 15 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं कम से कम, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। हिंदी की बात करूं, हर बच्चा दोस्तों 18 से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा। आपको कम से कम 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, 22 से 23 क्वेश्चन यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो जरूर से याद रख लेना है, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे तभी दोस्तों आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और दूसरी बात, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट तभी कर पाएंगे जब आप तैयारी करेंगे अच्छी तरीके से। तो याद रख लेना, हर प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको नोट डाउन करके याद करते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन में दोस्तों 2-2, 3-3 बार करा देता हूं, ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली दोस्तों सुबह 8 बजे, कितने बजे? सुबह 8 बजे दोस्तों आप सभी के लिए जीके जीएस की मैं प्रैक्टिस सेट की वीडियो लेकर आता हूं। शाम को दोस्तों 4 बजे आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। तो जरूर से चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिकल 352 में दोस्तों पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, केवल एक ही बार हुआ है, ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, उपरोक्त सभी। यानी रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो दोस्तों अल्फा कण भी उत्सर्जित करते हैं, बीटा किरण भी और गामा किरणें भी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए डी हो जाता है, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से मिलकर दोस्तों क्या बनता है, पीतल बनता है, जरूर से याद रख लीजिएगा। तांबा की बात करूं तो 30% तांबा का प्रयोग किया जाता है और 70% दोस्तों जस्ता का प्रयोग करके पीतल बनाया जाता है, आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, पॉली हाउस का प्रयोग सब्जियों के भंडारण के लिए किया जाता है। किसके लिए? सब्जियों के भंडारण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन की बात की गई थी, याद रख लेना है। और यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले दोस्तों हरित क्रांति का जनक, क्या दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम आपको याद रख लेना है। ये दोस्तों हरित क्रांति के जनक थे और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन.ई. बोरलॉग का नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था? यानी एन.ई. बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसमें मिला था, कौन सा क्षेत्र था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, कृषि। कृषि के क्षेत्र में दोस्तों एनी बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला था, जरूर से आपको याद रख लेना है। 1970 ईस्वी में दोस्तों यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था, ठीक है, जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, चेकोस्लोवाकिया में। कहाँ पर दोस्तों? चेकोस्लोवाकिया में संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जरूर से आपको याद रख लेना है, ठीक है। स्टेडियम का नाम स्टॉकहोम स्टेडियम। कौन सा? स्टॉकहोम स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ी मृदाएं साधारणतः होती हैं। पहाड़ी मृदाएं साधारणतः होती हैं किस प्रकार की? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अम्लीय। साधारणतः जो पहाड़ी मृदाएं होती हैं वो दोस्तों अम्लीय होती हैं, जरूर से याद रख लेना है। धूसर रंग होता है इनका, यानी भूरे रंग की होती हैं, धूसर रंग कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको जरूर से याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, डाइटम। डाइटम का प्रयोग किया जाता है समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए। जरूर से दोस्तों याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ कर देती है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, जब कोई भी गंदा पानी हो, यदि उसमें फिटकरी के 2-3 टुकड़े डाल दिया जाए तो पानी स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। तो वह किस प्रक्रिया द्वारा साफ होता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, स्कंदन। स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों फिटकरी गंदे पानी को साफ कर देता है, आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? एग्जाम में कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर से इंपोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट दोस्तों जैव विविधता के ताप स्थल हैं। पश्चिमी घाट के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो पश्चिमी घाट आपको जरूर से याद रख लेना, सबसे तप्त स्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, इलाहाबाद। इलाहाबाद में दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मा एक लोक नृत्य है। दोस्तों लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, आपके एग्जाम में जरूर से पूछे जाएंगे, तो जरूर से याद रख लेना है। जो भी दोस्तों इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं उनको याद कर लीजिएगा। शास्त्रीय नृत्य की बात करूँ तो केवल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा। शास्त्रीय नृत्य और नर्तकी के नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किसके नाम? नर्तकी और नर्तक के नाम, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। बताइए कर्मा एक लोक नृत्य कहाँ का है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है सोनभद्र का। कहा था दोस्तों मिर्जापुर, कि आपने पिक्चर भी देखी होगी दोस्तों मिर्जापुर, और मिर्जापुर में कौन सी जगह है, सोनभद्र, वहीं का दोस्तों एक लोक नृत्य है कर्मा, जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है कानपुर में। कानपुर में दोस्तों यह इंस्टीट्यूट स्थित है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 22वां राष्ट्रमंडल का आयोजन कहाँ हुआ था, 22वां राष्ट्रमंडल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, ये आप सभी के लिए SW है। जो भी दोस्तों मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया करूँ उसका आंसर जरूर से दिया करिएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इसी पर आधारित है। तो याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ याद करते चलिएगा। PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।